हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है? तो ड्रीम जॉब के कई पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ में सिक्योरिटी रहे, वर्क लाइफ बैलेंस रहे विद द हैंडसम सैलरी। तो गाइस, ऐसे एग्जाम जो यूपीएससी कराती है, फॉर एग्जांपल आईएएस की हम बात करें, तो ऐसी जॉब आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। दोस्तों, लेकिन अगर आईएएस की बात करते हैं तो सारे बच्चे वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बट आपको मौका मिलता है एक ऐसे एग्जाम का जो कि यूपीएससी ही कराती है, और इस एग्जाम का नाम है ईपीएफओ। दोस्तों, ईपीएफओ जिसमें आपको 3 तरह की वैकेंसीज मिलती हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में, ठीक है? दोस्तों, ईपीएफओ के पहले इसके बारे में जान लीजिए। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हमारे देश में ना फाइनेंस के कई सारे पहिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आईआरडीएआई है, सेबी है, पीएफआरडी है। सो दोस्तों, वैसे ही हमारे देश में फाइनेंस को संभालने के लिए ईपीएफओ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, जैसे अभी आप लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कल को आप जॉब करते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी में से एक पार्ट कट होता है, जिसे हम बोलते हैं पीएफ। तो ये पीएफ कहां जमा होता है? ये पीएफ जमा होता है ईपीएफओ के पास दोस्तों। यानी ईपीएफओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके भविष्य के बारे में बातें सोचता है कि अगर हमारा एक एम्प्लॉय है जो रिटायर हो जाएगा, तो उसे हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उसे हम क्या पेंशन दे सकते हैं, उसे हम कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है ईपीएफओ। तो मैंने बोला आपसे कि ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो आपके भविष्य की निधि संभालता है। हमारे देश में कौन सी कंपनी पे लॉ इन्फोर्स होंगे, कौन से पे नहीं होंगे, ये सारे काम करता है ईपीएफओ, ठीक है? सो गाइस, ईपीएफओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें आप जॉब करते हैं तो जो आपकी ड्रीम जॉब के पैरामीटर्स हैं, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, हैंडसम सैलरी, समाज में एक स्टेटस, सब कुछ आपका मेंटेन हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि ईपीएफओ कौन कौन सी जॉब में देता है, और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है ईपीएफओ की। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो आपके माइंड में डाउट है कि व्हाट डज ईपीएफओ डू, ये करता क्या है दोस्तों? तो उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कलेक्ट एंड मैनेज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर्स टुवर्ड द एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड स्कीम। दोस्तों, जब आप जॉब करेंगे ना, तो आपको ये बात मालूम चलेगी कि आपका पीएफ कट होता है, और इस पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन भी होता है, और आपके जो एम्प्लॉयर है उसका भी एक हिस्सा जाता है। तो पीएफओ से मैनेज करता है, ठीक है? एडमिनिस्टर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट मंथली पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट और टू डिपेंडेंट आफ्टर डेथ, ठीक है? यानी गाइस, जब आप जॉब करते हैं तो आपके पीएफ को मैनेज करना, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके पीएफ को आपको लौटाना, और ऐसे लोग जो पेंशन पाते हैं उनके पेंशन को देना, और अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको सारे के सारे जो भी आपके फाइनेंशियल प्लान्स हैं वो उनको ट्रांसफर करना, ठीक? ओवरसीज द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर टू मेंबर्स। जो मैंने बोला आपसे, भाई अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम और क्या बेनिफिट दे रहे हैं, जस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसके लिए दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना। एंड लास्ट है, इंश्योर दैट कंपनीज कवर्ड अंडर ईपीएफ एक्ट कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ईटीसी। इसका मतलब दोस्तों ये बहुत जरूरी है। भारत सरकार हमारे लिए काफी सारे स्कीम्स बनाती है, काफी सारे रूल्स बनाती है। अब वो रूल जो है वो कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है ना? तो इसका काम भी ईपीएफओ का है कि किस कंपनी पर कौन से लॉ लगेंगे ताकि जो एम्प्लॉय हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले आफ्टर द रिटायरमेंट एज वेल एज जॉब के साथ। तो ये काम है ईपीएफओ का दोस्तों, ठीक है? आइए, अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। सो गाइस, अगर हम वैकेंसी की बात करें देखो, तो इसमें 3 तरह की वैकेंसी आती है, एक साथ आती है। पहला होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं ईओ, ठीक है? दूसरा होता है अकाउंट ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं एओ, और तीसरा होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी। तो इन 3 तरह की वैकेंसी गाइस आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, और सबसे अच्छी बात है कि इन तीनों वैकेंसीज का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग सेम होता है। और ये मत सोचिएगा क्या लिखा है अकाउंट ऑफिसर, ये मत सोचना कि ये केवल अकाउंटेंसी वाले बच्चों के लिए है, यानी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं इन तीनों में से किसी का भी दोस्तों। तो ये 3 वैकेंसी आती है और साथ ही में आती है वैकेंसी, ठीक है? अब दोस्तों यहां पर एक डाउट आपके माइंड में आएगा कि यूपीएफ जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम कब होता है, क्या इसकी डेट है? देखिए, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एग्जाम कराती यूपीएससी है, तो आपको कब से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
और संभावना क्या है हमारे एग्जाम का। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे सामने यूपीएससी का ये एक तरह का मतलब एग्जाम का डेट है पूरा, ठीक है। अब इसके हिसाब से गाइस हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल देखो, मैं पिछले 2 साल का आपको दिखा रहा हूं एक जर्नी कि ईपीएफओ ने अपनी वैकेंसी कब निकाली थी। देखो, तो 2023 में दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ था ये 2 जुलाई को हुआ था, 2 जुलाई को, हाँ। और टोटल वैकेंसीज थी 577, ठीक है। इसमें आपका ईओ, एओ और एपीएफसी तीनों की वैकेंसी शामिल थी इसमें। अब गाइस अगर हम पिछले साल की बात करें 24 की, तो 7 जुलाई आपका एग्जाम दोस्तों आ गया था विद द 323 वैकेंसीज, और इसमें भी आपकी तीनों वैकेंसी शामिल है दोस्तों, तीनों, ठीक है। यानी अगर हम पिछले 2 साल को ट्रैक करें तो इस साल भी सेम टाइम पर आपका एग्जाम हो सकता है जुलाई में। और जो हमें खबर आ रही है दोस्तों, उसके हिसाब से मोर देन 300 वैकेंसीज आने वाली हैं। वैकेंसीज ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आपके एग्जाम का डेट यही हो सकता है। तो अगर आप इसे प्रॉपर फॉलो करें, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आज से भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि इस बार जुलाई मंथ में आपको एग्जाम देने को मिल सकता है, तो अपनी तैयारी को आप बूस्ट यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रैकर, इसके हिसाब से हम आपसे बोल रहे हैं कि इसी जुलाई मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो अब हो सबसे, मैं हमेशा बोलता हूं कि मनी हमेशा मोटिवेशन का रीजन हो सकता है दोस्तों। तो ये जो एग्जाम है, सब क्वालिफाई करते हो तो आपकी सैलरी कितनी बनती है। तो आपकी दोस्तों सैलरी बनती है 85,000 से लेकर 1,15,000 रुपए तक, 1,15,000 रुपए, ठीक है। तो ये सैलरी आपकी बनती है। अगर हम पर्क्स अलाउंस जोड़ दें तो सैलरी और बढ़ जाती है। फिलहाल 1,15,000 आपके इन हैंड आ जाती है। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये 85,000 से ये 1,15,000 रुपए, इसका मतलब समझ नहीं आया। देखिए, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये सैलरी कैसे बनती है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों आप बनते हो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हो, ईओ, ठीक, तो आपकी जो जॉब जाती है वो लेवल 8 जॉब होती है, लेवल 8 जॉब। और जहां पर आपकी सैलरी इन हैंड आती है 85,000। देखो एक बात मेरी समझना, जो हमारी सैलरी होती है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशन पे, लोकेशन एक फैक्टर होता है जहां पर आपको जो अलाउंस मिलते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलुरु में, अगर आपका वहां पे आपकी जॉब लगती है, तो ऑफ कोर्स जो आपके अलाउंसेस हैं वो किसी और के अलाउंस से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ के आसपास बता रहा हूं, ये मैं इन हैंड बता रहा हूं, यानी आपके जो टैक्स वैक्स कटेंगे वो अलग से हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप बनते अकाउंट ऑफिसर, तो आपकी जॉब लेवल 8 जॉब होती है और यहां पर भी सैलरी सेम बनती है आपकी। लेकिन दोस्तों अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं, तो यहां पर आपका जो लेवल 10 हो जाता है और यहां पर सैलरी आपकी बढ़कर हो जाती है, ठीक। यानी कि इस कहने का मतलब ईओ, एओ, इनका स्टेटस और सैलरी बराबर है। लेकिन अगर आप क्वालिफाई होते हो फॉर द एपीएफसी के लिए, मतलब कमिश्नर के लिए, तो गाइस वहां पर आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी और आपका जो ग्रेड है वो भी ज्यादा हो जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपके सैलरी के बारे में बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, हम कैसे एग्जाम दे। देखिए सो गाइस, आपका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है आपके 2 फेज में। हाँ, पहला होता है प्री आपका एग्जाम। अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए चुना जाता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, आपका जो सिंपल सी बात है, अगर आप प्री एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक, जो टोटल आपके होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं दोस्तों, ठीक। और सबसे अच्छी बात यह गाइस कि आपका जो ये प्री एग्जाम है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो आप अगर आपने प्री पे अच्छा फोकस कर लिया, तो गाइस आपका प्री के मार्क्स, उसके बाद आपके इंटरव्यू मार्क्स, ये ऐड होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है इंटरव्यू के बाद, ठीक है। देखो अब दोस्तों 300 मार्क्स से होता है, बट इसमें नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान देना, इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं दोस्तों, और वो भी कितने हैं, 1/3 है। तो नेगेटिव मार्क्स है, इसका भी ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक। और गाइस अगर आप प्री में एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, जो आपका मतलब ये पार्ट 1 है, मतलब एक तरह का, तो वहां से गाइस आपका फिर सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है दोस्तों, ठीक। तो यहां पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्या होता है, रेशियो क्या होता है। सो गाइस समझ लो, आपकी मतलब एक सीट पर 3 से 4 बच्चों को, मतलब 3 to 4 टाइम ज्यादा बच्चे यहां बुलाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ जितनी वैकेंसी होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 300 वैकेंसी है, तो उसका 3 टाइम या 4 टाइम अकॉर्डिंग टू यूपीएससी गाइडलाइंस वो बुलाए जा सकते हैं, और ये हर साल चेंज भी हो सकता है।
तो हमने देखा है कि 3 से 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू। उसके बाद आपके प्री के मार्क्स और फिर आपके इंटरव्यू, ये दोनों मार्क्स ऐड होते हैं, फिर आपका होता है फाइनल मेरिट बनती है, सिलेक्शन आपका होता है। ठीक है, सो गाइस इसीलिए देखो इसमें एक चीज करना, इसमें प्री का एग्जाम आपका जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मान लो आप इंटरव्यू में गए, अगर आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन तब भी दोस्तों अगर यहाँ पे अच्छे मार्क्स आपके हैं तो फिर आप इसमें क्या होते हो, इसमें आपको सिलेक्शन में लिया जा सकता है। इसीलिए आपका फेज 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की, कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है। देखिए दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड द अकाउंट ऑफिसर। ठीक, यहां पे दोस्तों हम कमिश्नर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका सिलेबस सेम है, तो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा कि कमिश्नर की पोस्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा करना क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो आपका चाहे ये दोनों एग्जाम हो चाहे कमिश्नर का, दोस्तों सब में आपकी जर्नल इंग्लिश आती है, जर्नल इंग्लिश। ठीक है, सो गाइस जैसे आपका सीसेट एग्जाम होता है ना, जिसमें क्वांट भी आती है, तो कहने का मतलब जस्ट लाइक उस तरह का एग्जाम का है, आपको जर्नल इंग्लिश आएगी, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे नहीं आते आपसे, जैसे एरर ऑफ ओमिशन हो गया आपका, या सिनोनिम एंटोनिम हो गया, या एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जर्नल इंग्लिश आपकी है दोस्तों, बहुत टफ लेवल की नहीं आती है, सिंपल लेवल की आती है। आप आराम से अगर 2 महीने भी इस पर फोकस कर लोगे तो आप यहाँ पे आराम से मार्क्स गेन कर लोगे। ठीक, लेकिन ध्यान देना ये क्वालिफायर नहीं होता है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो सीरियसली पढ़ना पड़ता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। ठीक, और इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं पीएफओ में, हमने 2 साल से ट्रैक किया हुआ है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दोस्तों हमारा बैच भी आएगा, हमारे पास काफी रॉक स्टार्स एजुकेटर्स हैं जो कि आपको इस पर अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, यानी कि कहने का मतलब एक तरह से हमारा करंट अफेयर्स हो गया, डेवलपमेंट इशू का मतलब हो गया दोस्तों सोशल इश्यूज, मतलब हमारी भारत सरकार जो है वो हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रही है, फॉर द एससी कास्ट, फॉर द एसटी कास्ट, फॉर द माइनॉरिटीज, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द लॉजिस्टिक, फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन, हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही। तो ये करंट अफेयर्स की बात है। और अगर हमारा एग्जाम जुलाई में होता है और पिछले 2 एग्जाम का हम पैटर्न देखें तो 6 to 7 मंथ का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा पूरा क्लास में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी दोस्तों, हाँ तो इंडियन पॉलिटी आपको पता है क्या इसका इंपॉर्टेंस है गाइस, और इंडियन इकोनॉमी, ये 2 चीजें आपकी और बनती हैं। ठीक, इसके बाद जर्नल अकाउंट प्रिंसिपल, जहां पर आपको सबसे ज्यादा डाउट होगा। ठीक, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा मत सोचना कि अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका अकाउंट में पढ़ाई जरूरी है, ऐसा नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। और वैसे भी दोस्तों जर्नल अकाउंट प्रिंसिपल जो है ये आपका दोनों एग्जाम में आता है, चाहे वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो चाहे वो अकाउंट ऑफिसर हो। अब यहां दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग मैंने खुद पढ़ा हुआ है और मैंने पढ़ाया भी है पहले अपने क्लासेस में। ठीक है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। सो दोस्तों हमने काफी डीप में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल उतने टफ नहीं आते। अगर आप 2 महीने भी डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे इस पर दोगे ना तो आराम से ये हो जाएगा, आराम से ये हो जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉ, देखो दोस्तों वैसे तो अगर हम बात करते हैं यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तो देखो उसमें तो ऐसे नहीं क्वेश्चन बनते, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय की ना ईपीएफओ, तो इसीलिए गाइस ये चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं और इस पर भी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेबर लॉ, ये हम जिन बच्चों ने एमबीए किया है या बीबीए किया है या फॉर एग्जांपल अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो उसमें ये सेक्शन रहता है लेबर लॉ के बारे में, है ना। तो लेबर लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, और कोई देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुमने देखो पूरी तैयारी तुम्हारी, अगर तुमने मतलब 3 से 4 मंथ अच्छे से पढ़ाई कर ली तो और हर सेक्शन पे फोकस कर लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है, और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है इसका, आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, जर्नल साइंस दोस्तों भाई अब ये सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर एग्जांपल जीएस पढ़ रहे हैं तो आपको जर्नल साइंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखो दोस्तों ये क्या है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़े नहीं होते, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं बनते। आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज हो गई दोस्तों, टोपोलॉजी के बारे में बात कर ले उस पर क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर के इतिहास पर क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। ठीक है, जर्नल मेंटल एबिलिटी मतलब आप रीजनिंग बोल सकते हो, एंड क्वांट मतलब आप मैथ बोल सकते हो, जस्ट लाइक सीसेट। यहां भी है दोस्तों, यहां भी आपका मेंटल एबिलिटी है, क्वांट है, लेकिन ये
यूपीएससी की तरह वो नहीं है कि मतलब क्वालिफाइंग नेचर, इसमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एंड सोशल सिक्योरिटी एंड इंडिया, सॉरी एक मिनट, इन इंडिया, अच्छा ओके ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गाइस हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल इश्यूज नहीं है, वो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर होता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी स्कीम लेके आ रही, लाइक पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ हमारे देश में। तो 1947 के बाद हम आज की बात करते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम निकाली रिसेंटली में, लाइक अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इस तरह से कुछ स्कीम की यहाँ पर बात करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है इस समय, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो गाइस ये कुछ आपका सिलेबस है जो कि आपके तीनों एग्जाम में आता है। आप बोलेंगे सर आपने केवल यहाँ पर ईओ और एओ की बात की है, व्हाट अबाउट कमिश्नर की पोस्ट के लिए? देखिए दोस्तों, तो यहां पर हमने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया। देखो मैंने क्या बोला, सिलेबस सब में सेम है, बस इन दोनों में थोड़ा लेवल का अंतर आता है। बिकॉज दोस्तों भाई सिंपल सी बात, आपकी एक जॉब ग्रेड ए की है, 8 की है, और एक 10 की है दोस्तों, लेवल 8 लेवल 10। तो लेवल ग्रेड नहीं, लेवल 8 और सॉरी और लेवल 8 और लेवल 10, तो भाई अंतर तो आ ही जाएगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो ईपीएफओ ईयू एओ के लिए दोस्तों, अब देखो इसमें लिखा है यस ग्रामर वोकैब एंड कंप्रिहेंसिव, बट यहां दोस्तों क्या लिखा है, यहां बैठा लिखा है एडवांस कंप्रिहेंशन ग्रामर एंड, मतलब आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है एग्जाम का थोड़ा सा। जैसे अब गाइस फ्रीडम स्ट्रगल दोनों का बराबर है, सब कुछ बराबर है। जैसे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहां यस लिखा है, यहां लिखा है डीपर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड। हाँ यानी गाइस कहने का मतलब इसमें प्रो आपका होना चाहिए, इसमें आपको प्रो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों इंडस्ट्रियल, यहां पे देखो सब डेप्थ हो जा रहा है सब कुछ ना, है ना गाइस। तो बेटा कहने का मतलब है कि इन दोनों में अगर तुलना की बात करें तो बस एक लेवल का अंतर आ जाता है बस, ठीक है, वरना सिलेबस सबका सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम क्या बात करेंगे, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों ज्वाइन करें, मतलब भविष्य में हमारी ग्रोथ क्या है। देखिए मैं आपको पहले ही बोल दूं कि ईपीएफओ में आपका जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा धीरे होता है, लेकिन प्रमोशन में जो पर्क्स एंड अलाउंस हैं जब वो बढ़ेंगे तो बड़े अच्छे बढ़ते हैं। और गाइस वैसे भी अभी 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन चल रहे हैं और 8वां पे कमीशन वैसे भी आने वाला है, तो डेफिनेटली सैलरी तो बढ़ने ही वाली है दोस्तों। फिर भी हमारा प्रमोशन कहां से होता है पहले वो देखो दोस्तों। देखो सबसे पहले अगर दोस्तों आप एओ बनते हैं, ठीक, या फिर दोस्तों आप बनते हैं ईओ बनते हैं दोस्तों, ठीक, इन्फोर्समेंट या अकाउंटिंग, अगर दोस्तों आप ये बनते हैं बेटा ना, तो आप मान के चलें कि 10 साल, आपको 10 साल लग जाएंगे प्रमोशन लेने में, और आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर। मतलब दोस्तों आप बन जाओगे इस पोस्ट पर, आप इस पोस्ट पे आते हो। तो अगर आप इस पोस्ट पे मतलब आप लेवल 8 पे ज्वाइन करते हो तो लेवल 10 तक पहुंचने में आपके 8 से 10 लग ही जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बनेंगे दोस्तों। अच्छा, और जो लोग यहां पे ज्वाइन करते हैं एज द कमिश्नर, देखो तो बेटा उनके लिए, तो उनके बाद आपकी पोस्ट यहां पे आ जाती है रीजनल पीएफ कमिश्नर, और दोस्तों इसमें भी आप मान के चलो 5 साल तो लग ही जाते, ठीक है। यानी कि इस कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप ये बनेंगे एएनईओ तो आप बेटा क्या बनोगे, फिर ये बनोगे कमिश्नर बनोगे। अगर आप कमिश्नर बनते हैं दोस्तों तो बेटा कमिश्नर के बाद सीधे आप क्या बनते हैं, रीजनल पीएफ कमिश्नर बनते हैं, और यहां पे दोस्तों आपकी सैलरी भी काफी बढ़ जाती है, और इसमें 5 साल लगते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर बेटा आप क्या बनोगे, आप फिर बनोगे रीजनल पीएफ कमिश्नर 1, और आप मान के चलो फिर हर लेवल पर आपके कम से कम 5 साल का लगता है, आपका मतलब प्रमोशन टाइम लगता है। तो ये है दोस्तों लास्ट सेंट्रल पीएफ कमिश्नर आप बन सकते हो यहां, अगर आपकी एज बची रहती है तो कहने का मतलब काफी अच्छी ग्रोथ है और काफी अच्छी पर्क्स अलाउंस है। और मैंने क्या बोला, ड्रीम जॉब का मतलब क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस, समाज में एक इज्जत स्टेटस दोस्तों, और अच्छी सैलरी, है ना। अच्छा अब गाइस यहां पर बात करें क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। तो अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको फॉर्म भरना है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, तो उसका क्या दोस्तों एलिजिबिलिटी आप क्या उसकी हम बात करेंगे। देखिए सो गाइस सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा है कि बैचलर डिग्री चाहिए आपको, इन एनी स्ट्रीम चाहिए, इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी आप स्ट्रीम से हैं, आप इन दोनों के फॉर्म भर सकते हैं, किसके, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के और अकाउंट ऑफिसर के दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर गाइस अगर आप इंटरव्यू में गए, अगर आपके पास अलग से क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन, यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां बेटा क्या लिखा हुआ है ठीक से मेंशन तो नहीं है,
मैं आपको बेटा बताऊं, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हो, आपके पास कोई डिप्लोमा है दोस्तों इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको दोस्तों यहां पर रेफरेंस मिल जाता है, रेफरेंस थोड़ा सा। तो भाई आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप जब जाओगे इंटरव्यू में तो थोड़ा सा मतलब ये है कि मतलब आपके पास अगर इन सब में कुछ डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपको अलग से प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। अब गाइस क्या बोला गया, आपकी बेटा जॉब परमानेंट होती है और आप जाते हैं ग्रुप बी में जाते हैं, लेवल 8 ग्रुप बी, ठीक। पे स्केल लेवल, तो आपका लेवल 08 है दोस्तों। इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th पे कमीशन जो आपका है वैसे आपको सैलरी मिल जाएगी। हालांकि आपकी ज्वाइनिंग होते होते 26 में आपका आएगा मान लीजिए, तो मे बी 8th कमीशन आ जाए, मे बी, है ना। और दोस्तों मैक्सिमम एज 30 साल लिखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर द गाइडलाइंस, देखो अभी तो 30 साल, अगर हम पिछले एग्जाम की बात करें तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 30 ईयर है। बट मे बी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर जो अगली गाइडलाइंस है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट उस अभी पहले के हिसाब से 21 मिनिमम और मैक्सिमम 30 ईयर, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कमिश्नर की पोस्ट पे, ठीक है, देखिए तो बेटा सेम है, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब भाई उसके बाद वही सेम पॉइंट की डिप्लोमा है आपके पास कोई कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिन में, तो आपको यहां पर थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है। आपकी जॉब परमानेंट है और आपकी जॉब ग्रुप ए लेवल की होती है और लेवल 10 की जॉब होती है, और जो 7th पे कमीशन में आपकी सैलरी है वो आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम एज इसमें 30 साल बोला गया है, सॉरी 35, मैक्सिमम एज 35 साल बोला गया है। लेकिन दोस्तों मैं वही बोल रहा हूं कि भाई आपका ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ वैकेंसी, मतलब गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस चेंज कर सकते हैं, वो उनके हिसाब से होता है, ठीक है। एंड फॉर द डेजिग्नेटेड कैटेगरीज, और बेटा आपको पता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और या पीडब्ल्यूडी के लिए दोस्तों क्या होता है कि रिलैक्सेशन होता है, तो वो जो होगा वो मिलेगा आपको, ठीक है। वो जब हमारे पास कंप्रिहेंसिव एडवर्टीजमेंट आएगा तो उस पर भी हम बात कर लेंगे आपसे क्या है रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए अब गाइस यहां पर हम कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन शायद यहां मिलेगा नहीं, मैं आपके लिए काम दिख नहीं रहा शायद आपको, तो मैं आपके लिए काम इजी कर देता हूं, ठीक है। देखो ये कुछ क्वेश्चन बेटा पीवाईक्यू क्यों है, तो बेटा आप एक काम कर सकते हो, देखो आप दोस्तों एक काम कीजिए, हमारे पास गाइज आपके लिए है एक पॉइंट, देखो दोस्तों अनअकैडमी पर आपको क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो डाउनलोड ईपीएफओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यहां दोस्तों आपके सामने सब कुछ हमने दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे कैसे बने हुए हैं, बस आप एक काम कीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो में आपको बेटा बायो में लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये पीआईक्यू आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने हैं वहां से आप थोड़ा सा जान जाओगे कि यार क्या लेवल एग्जाम में होता है, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी आपको काफी कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है, ठीक है। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या काम करता है, वो सारे पॉइंट पर हमने बात की है आपसे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जरूर से PYQ डाउनलोड कर लीजिए हमारा, जो कि आपको इसी वीडियो के नीचे बेटा बायो में, मतलब कि डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।